बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 का टॉपिक नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 में एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो एम्स क्या है जी? एम्स उस पर्पस को कहते हैं, उस मकसद को कहते हैं जिसके लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और प्रिंसिपल्स वो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो कवायद व ज़वाबित हैं जिनकी बुनियाद पर हम फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है जी। तो आप अगर देख लें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कुछ बहुत स्मॉल एंड सिंपल है, लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया छोटी भी है, यानी आंखों से नज़र नहीं आती, वी हैव टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप टू सी इट। एंड सिंपल भी है, उसमें एक सेल होता है और फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, वो सारा उसका बॉडी होता है। ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने डाइवर्स हैं कि फिर इतने लार्ज और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिस तरह के ह्यूमन बीइंग। अब कंपेयर टू बैक्टीरिया, ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग में बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन उसी सेल से होता है और ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन के लिए पूरा सिस्टम मौजूद है। बैक्टीरिया में डाइजेशन उसी सेल में होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन के लिए पूरा सिस्टम मौजूद है। मुंह है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स है, लिवर उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब हैबिटेट्स वाइज भी अगर आप देख लें तो कुछ दरिया में तैरते हैं, कुछ ज़मीन पर चलते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं। अगर पौधों को देखा जाए, प्लांट्स को, तो वो एक जगह पर स्टेशनरी है। ठीक है, एक जगह पर रुके हुए हैं। अच्छा, हर ऑर्गेनिज्म का खुराक करने का तरीका और खुराक हासिल करने का तरीका भी अलग अलग है। इस तरह यूनिक वे ऑफ फाइंडिंग अ हैबिटेट, हैबिटेट रहने की जगह को कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म एक तरीके से हैबिटेट बनाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे तरीके से। ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो क्या एम्स बन जाती है, हमारी क्लासिफिकेशन का जो मकसद है वो क्या बन जाता है? तो आसान अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि टू स्टडी द डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन ईजी वे। सबसे पहले हम अपने आप के लिए आसानी पैदा करते हैं ताकि हम आसानी से पढ़ सकें। हम क्लासीफाई यानी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम उसमें आसानी से पढ़ सकें। आपको बाद में पता चल जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है। अब देखें, पोलर बेयर्स जो हैं उनको हम कभी भी कंबाइन नहीं पढ़ सकते कोबरा स्नेक इन द डेजर्ट के साथ। ठीक है। अब सहराई एक मखलूक है, उसको हम जो ग्लेशियर्स हैं और जो पहाड़ों में रहने वाले पोलर बेयर जो हैं, जो बर्फ़ में रहते हैं, और यहाँ पर एक्सट्रीम ठंडा टेम्परेचर है और यहाँ पर एक्सट्रीम जो है वो हॉट टेम्परेचर है। ठीक है। तो कभी भी इन दो ऑर्गेनिजम्स को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। सो वी नीड क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो क्लासिफिकेशन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। और क्लासिफिकेशन क्या है कि हम ग्रुप्स और सब ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें। अच्छा, बायोलॉजी में एक ब्रांच भी है इन चीज़ों से निपटने के लिए। ठीक है। वो है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को नेम करें, ठीक है, और अरेंज करें उसको ग्रुप्स और सब ग्रुप में, तो उस ब्रांच को बायोलॉजी के हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। ठीक है। इस तरह अगर हम उसी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करें तो उसको फिर हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं। तो आसान अल्फाज में इस एम्स का आपको समझ में आना चाहिए कि मकसद क्या हुआ क्लासिफिकेशन का। वो ये कि हमारी स्टडी जो है वो इजी हो जाए, टाइम सेविंग हो जाए। ठीक है। एक चीज़ को समझने के लिए हम पूरा लिटरेचर ना पढ़ें। अब यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये क्या चीज़ है, इससे पहले हमको एवोल्यूशन को समझना होगा। तो एवोल्यूशन का डेफिनेशन है कि द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज ओवर सेवरल जनरेशंस। एक बार फिर, के किसी ऑर्गेनिज्म की खुसूसियात में बदलाव आ जाना
एक जनरेशन के बाद, दूसरे जनरेशन के बाद, तीसरे जनरेशन के बाद, ठीक है, ओवर सेवरल जनरेशंस अगर एक ऑर्गेनिज्म चेंज होता रहे तो इस चीज को हम, इस चेंज को हम एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जिराफ है जिसको हम उर्दू में ज़राफा कहते हैं। एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि इसका जो ये नेक है ये एलोंगेट इसलिए हुआ है क्योंकि ये जब ज़मीन पर ग्रास अवेलेबल हुआ तो ये ट्रीज़ की तरफ मुतवज्जो हुआ, और ट्रीज़ चूँकि ऊपर है तो एक जनरेशन ने कोशिश की अपने नेक को उठाने के लिए, तो जब बार बार आप नेक उठाते हैं, ठीक है, और ये आप जान लें कि ये दिन या 2-3 दिन का प्रोसेस नहीं, इट रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। एक जनरेशन में थोड़ी सी नेक एलोंगेट हुई, फिर दूसरी जनरेशन में, फिर तीसरी जनरेशन में, और इस तरह भी कि पहले 100 जनरेशन में थोड़ा सा चेंज आया, फिर बाद में जो 100 जनरेशन आया उसमें थोड़ा सा चेंज, तो इस तरीक़ेकार से फिर हमारा एवोल्यूशन हो जाता है। एवोल्यूशन क्या है? चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक, आसान अल्फाज में, ठीक है। अच्छा, और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये इस तरह नहीं कि भाई एक जनरेशन में हुआ तो बस दूसरे जनरेशन में वो चेंज बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत से जनरेशन लेगा, ठीक है। अच्छा, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है कि हम क्लासिफिकेशन करने के दौरान हम ये भी जान लें कि इसकी हिस्ट्री हम जान लें कि इनके कौन से सिमिलर एंसेस्टर्स थे, इनके जो आबाओ अजदाद है, इनके बाप दादा जो थे वो किस तरह थे और ये किस तरह है, तो इसको भी अमल में लाया जाता है। इस प्रोसेस को एवोल्यूशन भी स्टडी किया जाता है क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की जाती है, तो आसान अल्फाज, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह है और डिफरेंसेस उसमें क्या क्या है, ठीक है, तो ये बेसिस बन जाती है क्लासिफिकेशन की। अब सिमिलरिटीज़ हमें क्या सजेस्ट करती है? सिमिलरिटीज़ हमें ये बताती है कि ये ऑर्गेनिज्म जो हम पढ़ रहे हैं ये एक सेम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, और डिफरेंसेस हमें बताते हैं कि ये सेपरेट ग्रुप से हैं। अब एग्जांपल्स में आप लें, जो हमारे पास चिड़िया है, स्पैरो है, वो क्लोजली रिलेटेड है पिजन के साथ बमुकाबिल इंसेक्ट्स के। अब कीड़े मकोड़े से स्पैरो बहुत बदलाव रखती है अपने आप में, इट इज़ वेरी डिसिमिलर टू इंसेक्ट्स। और अगर आप देख लें पिजन को, तो स्पैरो भी उड़ती है, पिजन भी उड़ते हैं, स्पैरो के भी फेदर्स हैं, पिजन के भी फेदर्स हैं, स्पैरो के भी हॉलो बोन्स हैं, इस तरह पिजन के भी हॉलो बोन्स हैं, दोनों जो है ओविपेरस हैं, अंडों से बच्चे पैदा करते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ similarities between sparrows and pigeons, but as compared to insects, sparrows and insect, you see, sparrows have feathers, insects have no feathers. Sparrows are flying birds, while insects are some are flying, but they are not as closely related as to pigeons. Okay, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह क्लासिफिकेशन का बेस किस तरह बन रहा है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर तकसीम किया जाता है। अब सिमिलरिटीज़, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सिमिलरिटीज़ देखते हैं एक्सटर्नल बॉडी में और इंटरनल बॉडी में भी, ठीक है, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जब अपने माँ के पेट में होता है तो वो किस तरह डेवलप होता है, फिर बाद में जब वो पैदा हो जाता है फिर क्या क्या स्टेजेस वो इख्तियार करता है, ठीक है। तो उस बुनियाद पर भी हम सिमिलरिटी को देखते हैं, ठीक है। और आजकल जो मॉडर्न ज़माने में क्लासिफिकेशन की बेस बन रही है वो डीएनए की स्टडी है, ठीक है, कि हम डीएनए स्टडी कर लेते हैं तो वो हमें क्लियर पिक्चर दे देता है सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस का, क्योंकि वही डीएनए होता है जो बाद में कैरेक्टरिस्टिक दे देता है जीन की शक्ल में उस ऑर्गेनिज्म को। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें हमारे वीडियोस को। हमारे चैनल का नाम है मदर केयर स्कूल सिस्टम बाय बिलाल अहमद, ठीक है जी, मदर केयर स्कूल सिस्टम बाय बिलाल अहमद। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।